डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि किस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। कैसे उसके लिए वो उत्तरदायी है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है और वो किस तरह से होता है, ये भी हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या जो भूमंडलीय ताप है उससे उसके क्षेत्र में कौन कौन से शोध कार्य हुए हैं, नवीनतम और जो पहले हो चुके हैं। ये मैंने आपकी बुक में से ही रेफ़र किया है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 150 वर्ष पहले भूमंडलीय ताप की ऐसी कोई या ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सबसे पहले सबसे पहले 1861 में, एक कब 1861 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिडेल। उनका नाम था रिडेल। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि जो वायुमंडल में जो जल वाष्प है, यानी जो वाटर वेपर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करता है, वो लंबे तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करता है। यानी जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लंबे तरंग का क्या मतलब है, यानी जो हाई वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है। जैसे कल आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर एक तो होती है जो विजिबल लाइट होती है, इधर होती है अल्ट्रावायलेट और इधर होती है इंफ्रारेड। अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था। ये विजिबल लाइट होती है और ये जो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो गर्माहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये जो इंफ्रारेड है यही इसकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ से छोटी होती है, छोटे होते होते बढ़ती जाती है और इंफ्रारेड तक यानी रेड तक आके वो बड़ी हो जाती है। इंफ्रारेड और बड़ी होती है। तो यानी क्या है, ये जो जलवाष्प है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही ये हाई वेवलेंथ की जो किरणें हैं या जो जो उसका रेडिएशन है उनको अवशोषित यानी उनको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। जिससे क्या हो जाता है, वातावरण अधिक गर्म हो जाता है। ये किसने बताया था? सबसे पहले 1861 में रिडेल ने बताया था। उसके बाद 1896 में आर्हेनियस नाम के एक मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो कोयला होता है उसके अंधाधुंध जो उपयोग हो रहा है उसकी वजह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। ये भी हमने कल जाना था कि जो CO2 होती है वो बहुत ही हेवी गैस होती है और जो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ावा देने में, यानी जो हमारी धरती में गर्मी को बनाए रखने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसके जो एटमॉस्फेयर को वो गर्म कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ये किसने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो बताया था अरहेनियस ने 1896 में, जो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उसके बाद 1924 में 1924 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो औद्योगिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी वजह से आने वाले अगले 500 वर्ष में जो CO2 की मात्रा है वो दुगनी हो जाएगी। यानी ये बात उन्होंने बताई थी 1924 में। और अब देखिए उन्होंने क्या बताया था कि 1924 में उन्होंने ये बात बताई थी कि आने वाले 500 वर्ष में जो CO2 की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, लगभग दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा 1949 में एक ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि 1850 से 1940 के बीच में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा 10% तक बढ़ गई है। इसके अलावा 1967 में पहली बार कंप्यूटराइज तरीके से डेटा कलेक्ट किए गए थे, आंकड़े कलेक्ट किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि जो पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो गर्माहट जो बढ़ रही है, जो ग्लोबल टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, वो उसका जो मेन रीज़न है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने जितने भी स्टडीज़ पढ़ी उसमें आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टडीज़ में पाया गया है कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल कौन है? CO2 है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा जो एक प्लैनेट है वीनस, यानी जो शुक्र एक ग्रह है, ये शुक्र ग्रह काफ़ी सालों पहले इस पे समुद्र हुआ करते थे, सागर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ का जो वायुमंडल था उसमें 96% क्या हो गई? CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। जिसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो हाई वेवलेंथ जो होती है यानी इंफ्रारेड को वो रोक लेती है, जिसकी वजह से वो गर्मी
जो अर्थ के जो गर्मी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, यानी वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होगा, वीनस में भी यही हुआ। अब जब CO2 कितना बढ़ गया, 96% तक हो गया एटमॉस्फेयर में CO2, तो वहाँ के जितने भी जो ओशंस थे यानी समुद्र थे वो सारे के सारे सूख गए गर्मी के कारण। तो आप सोचिए कि अगर वीनस का ये हाल हो सकता है तो हमारी अर्थ का भी ये हाल हो सकता है। कि हो सकता है कि आज हमारे जो अर्थ है जिसमें इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, आपको पता है कि पानी की कितनी ज़रूरत है, ये समुद्रों से ही बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो उसमें वो उनका जो जीवन है उससे चलता है। लेकिन अगर इसी हिसाब से गर्माहट या जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता रहा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जो समुद्र हैं वो भी क्या हो जाएंगे सारे। अभी तो मेल्ट हो ही रहे हैं, फिर बाद में वो सूख भी सकते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ नए शोध भी हुए हैं, कुछ नवीनतम शोध भी हुए हैं, जिसमें यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अपने नवीनतम शोध में वायुमंडल में मौजूद 4 गैसों की खोज की है। उन्होंने बताया है कि ये जो CO2 है या वाटर वेपर है या जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब तो पहले से ही है, लेकिन कुछ नई गैसों की भी खोज हुई है। अब क्या हो रहा है देखिए, जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स ने इतनी बढ़ा दी हैं अपने सुख के चक्कर में, कि उससे नई नई गैसेस जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो 4 नई गैसों की पहचान की गई है, जिसमें है CFC 112, CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, CFC 112A, CFC 113A और HCFC 133A के रूप में इनकी पहचान की गई है। ये जो 4 जो गैस हैं जो नई जिनकी पहचान की गई है, ये इनके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इनके लिए ज़िम्मेदार हैं हमारी जो गतिविधियां हैं, क्योंकि 1960 तक तो ये गैसें जो गैस थी वो वायुमंडल में नहीं थी, यानी ये नेचुरली हमारे अर्थ के वायुमंडल में नहीं थी। इसको किसने प्रोड्यूस किया है? इसको ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया है। जैसे कि जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 112 है और CFC 112A है, वो उसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के धुलाई में जो काम आने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनको उनको जब हम धुलाई करते हैं तो एक केमिकल यूज़ करते हैं, जिस केमिकल से ये गैसेस क्या होती हैं उससे प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में जो कीटनाशक जो यूज़ होता है पायरोथ्रॉइड, ठीक है, के निर्माण के लिए जो रसायन यूज़ होते हैं एग्रो रसायन, उससे क्या होता है, उससे CFC 113 का या जो A है उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे ही HCFC 133A और CFC 113A की उत्पत्ति का कारण क्या है? शीतलक यंत्रों यानी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो कूलर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो मतलब जो कूलिंग करते हैं, जो स्पेशली जो AC है या जो रेफ्रिजरेटर है, वो क्या होता है, वो CFC के रिलीज़ के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके कारण जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बहुत हद तक बढ़ रहा है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से जो है वो नुकसानदायक है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको ये सब पता है कि ओज़ोन होती है ना, ओज़ोन लेयर के बारे में सब ने ही पढ़ा है। ओज़ोन लेयर के बारे में सब जानते हैं, जिसको हम O3 भी कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के एटम से बनी होती है। किससे बनी होती है? ऑक्सीजन एटम से बनी होती है, ये सबको पता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो O3 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। और ये होती कहाँ है? ये हमारे अर्थ में सबसे ऊपर जो लेयर होती है, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, ये उस पर पाई जाती है, जो ओजोन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सबसे ऊपरी परत पे ये पाई जाती है, दिस इज़ O3 यानी ओजोन जो है। अब जो ओजोन है ये सबसे अपर मोस्ट लेयर पे पाई जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। कहाँ पाई जाती है? अपर मोस्ट लेयर पे पाई जाती है, सबसे ऊपर वाली परत पे ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसका जो काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो सूरज से, कल भी हमने इसको पढ़ा था कि सूरज से जो ये सूरज है, सूरज से जो आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसको ये क्या करती है? इसको ये डिफ्लेक्ट कर देती है। यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को ये क्या करती है? डिफ्लेक्ट कर देती है। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि इधर उधर भेज देती है, अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, अर्थ के अंदर तक यानी सतह तक आने नहीं देती। आप सोचिए कि अगर ये अर्थ की सतह तक आ जाए,
यानी सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जो ओज़ोन होती है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन एटम्स की बनी होती है, जो क्या करती है कि अर्थ से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन अर्थ से आ रही है, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, यानी इधर उधर भेज देती है, यानी अर्थ की सतह तक वो पहुँचने नहीं देती है। जैसे ही रेडिएशन आपकी ओज़ोन से टकराती है अल्ट्रा वायलेट, तो वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसके डिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, यानी इधर उधर जाने से क्या होता है, वो अर्थ की सतह तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो अर्थ की सतह तक ना पहुंचे तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ओजोन जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो ओजोन एक पॉइजनस गैस है। ओजोन क्या है? एक पॉइजनस गैस है। एक ओजोन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन इसकी ये है तो एक पॉइजनस गैस, लेकिन इससे क्या होता है, इससे एक एक विषैली गैस है। अगर ये लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये वायुमंडल के बिल्कुल ऊपर रहती है। ये वायुमंडल के कहाँ रहती है? बिल्कुल ऊपर। यानी ये ऊपर रहती है, इसलिए हमें नुकसान नहीं करती है और हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट भी करती है। हाँ, अगर ये नीचे आ जाए तो ज़रूर हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कहाँ रहती है? ऊपर रहती है, इसलिए हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम लोग जो हमारी हार्मफुल एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC कहते हैं, इसमें क्या होता है? ये बना होता है फ्लोरीन से, यानी C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन और C से कार्बन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से ये मिलकर बना होता है। अब क्या होता है कि जब और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये प्रोड्यूस होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये प्रोड्यूस होता है रेफ्रिजरेटर की वजह से, यानी जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं, जो हम शेविंग फोम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपका ये आता है ACs जो होते हैं, उसकी वजह से ये यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या जो प्लास्टिक्स हैं उसकी वजह से भी ये क्लोरोफ्लोरो। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये गैस है जो इनसे प्रोड्यूस होती है। अब गैस है तो वो क्या करेगी? जब हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी। एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी गैस के फॉर्म में, ऊपर ये उड़ेगी। जब ये ऊपर उड़ती है तो ये क्या करती है, तो जो इसका, जैसे मैंने आपको बताया, ये किससे बनी हुई है? ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बनी हुई है। तो ये जो इसका क्लोरीन होता है, ये जो इसका क्लोरीन होता है वो क्या होता है? ये ओजोन से जाके मिल जाता है। ओजोन से जाके मिल जाता है और ओजोन को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? ओजोन को ब्रेक कर देता है, या जिसको हम कहते हैं कि ओजोन को डिप्लीट कर देता है, उसको पतला बना देता है। ठीक है, उसको पतला बनाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? अब ओजोन डिप्लीट होगा तो क्या होगा? तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट हमारी धरती पे आ जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है? जिससे हम जो जानवर हैं या जो इंसानों में कैंसर बढ़ सकता है, या इससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ओजोन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को क्या कर रहा है? वो डिप्लीट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो अंटार्कटिका है, ये जो हमारा अंटार्कटिका है, एक महाद्वीप है, ये साउथ में, धरती के जो दक्षिणी भाग में। तो ये क्या है, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है ये काफ़ी पतली हो गई है। इसीलिए इसी कारण से 1987 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी जिसको हम UNEP भी कहते हैं, इसने क्या किया था? सॉरी, हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब हो गई है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया था? इसमें बहुत सारे देश आपस में मिले थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, उसको और डिप्लीट हो, मतलब उसको हम कम से कम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इतना महत्वाकांक्षी है कि वो कितना भी चाहते हुए भी इनकी एक्टिविटीज़ जो है पहले से कम हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हो पा रही, क्योंकि मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सुख सुविधाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये भी बोला गया है कि पेरिस में एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट के ऊपर, 2000
2015 में पेरिस में हुई थी, जिसमें बहुत सारे पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें ये बताया गया था कि वर्ष 2024 तक जो हमारे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। आप सोचिए 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा 2024 तक, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। और 2100 तक तो बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही विनाशक रूप तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो धरती है उसकी हालत भी वीनस जैसी हो जाए। इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो हमारे क्लाइमेट पे भी पड़ रहा है। तो और हमारे क्लाइमेट पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु पे क्या पड़ रहा है, अभी ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।